नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं साइमा खान, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि है। सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी ने घोषणा की है कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि युवाओं का हित और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और संकल्प भी। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इसी का प्रतिबिंब है। नीट पेपर लीक पर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी कांग्रेस का एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन, विपक्ष की ओर से स्थगन प्रस्ताव का नोटिस और सारे कामकाज रोककर चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष। सत्र का चौथे दिन भी आज विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू हुआ। हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही प्रभावित हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। राज्यसभा में हंगामे की वजह से शून्यकाल नहीं हो पाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए की सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य के लिए हर किस्म की चर्चा कराने के लिए तैयार है, मगर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस चर्चा से भाग रही है। और इससे पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि पेपर लीक का मुद्दा जांच का विषय है। विपक्ष को इससे राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर सेलेक्टिव होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि हिमाचल प्रदेश में राज्य के स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में पेपर लीक हुआ, जहां कांग्रेस की सरकार है। झारखंड में जेएसी में हिंदी और विज्ञान के पेपर लीक हुए, वहां तेलंगाना में इंटरमीडिएट के लैंग्वेज और एसएससी में लैंग्वेज के पेपर लीक हुए। जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शन का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और जिसे दिल्ली पुलिस ने कंफर्म किया है। फुटेज में पेट्रोल पंप और दुकानों पर पत्थरबाजी, कांच तोड़ने की घटनाएं दिख रही हैं और दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवानों पर भी पत्थर फेंके जा रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कल रात एक बार फिर से हालात बेकाबू हो गए। टॉलस्टॉय मार्ग से संसद मार्ग के बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई। पुलिस का आरोप है कि उपद्रवियों ने अचानक सुरक्षा बलों पर पथराव और बोतलें फेंकनी शुरू कर दी और इस हिंसा में 2 एसीपी और 2 इंस्पेक्टर समेत करीब 1 दर्जन पुलिसकर्मी और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान घायल हो गए। स्थिति बिगड़ते ही पुलिस और सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया और सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। जवाबी कार्रवाई के बाद उपद्रवी मौके से भाग निकले। पुलिस के मुताबिक हमले में कनॉट प्लेस के एसीपी भी घायल हुए और उनके सिर पर चोट लगने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें तुरंत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचाया और अन्य घायल पुलिसकर्मियों और आरएएफ जवानों को भी प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन बंद किए हैं और इन स्टेशनों पर यात्रियों के प्रवेश और निकास की अनुमति नहीं होगी। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध है। बंद रहने वाले स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू की 3 देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता का परिचायक है।
रोमानिया की 2 दिन की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां के राष्ट्रपति, अंतरिम प्रधानमंत्री और सेनेट अध्यक्ष से मिलेंगी। राष्ट्रपति का रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से मिलने का भी कार्यक्रम है। वे भारत रोमानिया व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मनीला में आयोजित 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक में आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त रुख दोहराया। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैठक में उठाए गए 12 प्रमुख मुद्दों का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि बढ़ती वैश्विक चुनौतियों के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ये मंच बेहद महत्वपूर्ण है। समुद्री सुरक्षा पर बोलते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर व्यापारिक जहाजों और नागरिक ढांचे पर हमले स्वीकार नहीं किए जा सकते। वैश्विक समुद्री व्यापार सुरक्षा और बिना रुकावट के जारी रहनी चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक से इतर पापुआ न्यू गिनी के विदेश मंत्री जस्टिन डब्ल्यू टाकाचेंको से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की, जिसमें FIPIC के माध्यम से साझेदारी को मजबूत करने पर भी बात हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ब्रुनई के विदेश मंत्री प्रिंस अब्दुल मतीन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति के अनुरूप द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने और आसियान के तहत द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर भी सहमति जताई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि सीमा पार आतंकवाद को सरकारी नीति के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। UNSC में प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, शांति, सुरक्षा और समृद्धि का आधार विषय पर हुई उच्च स्तरीय बहस के दौरान भारत ने ये बात कही। UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि प्रवर्तन नैनी हरीश ने कहा कि कश्मीर हमेशा भारत का भिन्न और अविभाज्य हिस्सा रहेगा। सिंधु जल संधि के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि सिंधु जल संधि पर हमारा रुख स्पष्ट और एक जैसा रहा है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए किर्गिज गणराज्य की यात्रा पर हैं और ये बैठक चोलपोन अता शहर में होगी। विदेशों से मिलने वाले फंड और NGO की कार्यप्रणाली को लेकर केंद्र सरकार अपना रुख साफ किया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि FCRA कानून का मकसद देश में वैध दान या सामाजिक कार्यों को रोकना नहीं, बल्कि विदेशी फंड में पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। गृह मंत्रालय के मुताबिक FCRA के तहत सभी संस्थाओं की जवाबदेही तय की जा रही है ताकि विदेशी धन का इस्तेमाल देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था या संप्रभुता के खिलाफ न हो सके। पनामा के विदेश मंत्री के भारत दौरे का आज अंतिम दिन है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ बैठक में बंदरगाहों के विकास, प्रत्यक्ष शिपिंग मार्गों की स्थापना और नाविकों के कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सहमति बनी। केरलम के चर्चित शबरीमाला सोना चोरी मामले में आज त्रवणकोर देवसम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष PS प्रशांत गिरफ्तार। SIT ने आज पूर्व अध्यक्ष प्रशांत को तिरुवनंतपुरम स्थित उनके घर से हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद PS प्रशांत ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा है कि बोर्ड ने पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम किया तथा जांच में पूरा सहयोग करेंगे। दक्षिण गुजरात में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से सूरत, वलसाड़ और नवसारी सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और तीनों जिलों में कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, नदियां उफान पर हैं और जल जीवन और बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। भारी जलभराव के कारण राज्य राजमार्गों और पंचायत मार्गों समेत 200 से अधिक सड़कें बंद कर दी गई हैं। सूरत में रेड अलर्ट जारी है। प्रशासन ने निचले इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है।
नवसारी में कावेरी और अंबिका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जबकि पूर्णा नदी भी खतरे के स्तर से करीब पहुंच गई है। करीब 1000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वलसाड में औरंगा नदी के उफान से दाना बाजार समेत कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन ने स्कूल, फैक्ट्रियों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं और लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राहत कार्यों की निगरानी के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों को प्रभावित जिलों में तैनात किया है। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी की सुरंग ढहने की घटना के बाद राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की दूसरी विशेष बचाव टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और अभियान में शामिल हो गई। सुरंग में अब तक 22 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। सुरंग में फंसे शेष लोगों का पता लगाने और उन्हें बाहर निकालने के लिए विशेषज्ञ बचाव दल समन्वित तरीके से लगातार अभियान चला रहा है। सिक्किम सरकार, जिला प्रशासन और संबंधित सभी एजेंसियां पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और साथ ही बचाव दल और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। नुकसान का आकलन करने और केंद्र से मिलने वाली सहायता तय करने के लिए जल्द ही अंतर मंत्रालय केंद्रीय समिति टीम असम का दौरा करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया है कि ऊपरी इलाकों में बादल फटने के कारण आई अचानक बाढ़ से राज्य में भारी तबाही हुई है और लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। उन्होंने इस कठिन समय में असम के लोगों के साथ खड़े रहने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का आभार भी जताया। और असम में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश के 11 जिले अभी भी पानी में डूबे हुए हैं, जिसमें 6.4 लाख से ज्यादा लोग गंभीर रूप से प्रभावित हैं। आपदा में मरने वालों की संख्या 40 हो गई है। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों का जायजा ले रहे हैं और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय एजेंसियों के साथ साथ भारतीय वायुसेना की मदद से हजारों फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मौसम विभाग ने असम के साथ ही अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। सरकार का कहना है कि उसे E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ियों की परफॉर्मेंस पर किसी तरह की व्यापक या पुख्ता शिकायतें नहीं मिली हैं। राज्यसभा में एक लिखित जवाब में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने ये जानकारी दी। भारत की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में आयोजित 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक में स्वास्थ्य सहयोग को नई दिशा देने पर व्यापक सहमति बनी। बैठक में टीबी उन्मूलन, डिजिटल हेल्थ, पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा के समन्वय, नियामक सहयोग और स्वस्थ जीवन शैली जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति आवास में स्वतंत्रता सेनानी एवं अमर शहीद सुब्रमण्य शिवा की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तमिलनाडु के बतलाकुंडू में जन्मे सुब्रमण्य शिवा भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उन्होंने गांव-गांव जाकर वंदे मातरम के राष्ट्रभक्ति के उद्घोष के माध्यम से लोगों में आजादी की भावना जगाई और उन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध संगठित किया। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ।
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 खबरें तेज रफ्तार। सरकार ने ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ और अनधिकृत ऐप के जरिए बंद करने की शिकायतों पर सख्त कदम उठाते हुए कई मोबाइल ऐप्स को ऐप स्टोर से हटाने के आदेश दिए हैं। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स टोल कलेक्शन ईटीसी व्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया है कि जून 2026 तक 77 लाख से अधिक वार्षिक फास्टैग पास जारी किए जा चुके हैं। देश में विंड एनर्जी का दायरा लगातार बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया है कि देश में विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स की कुल इंस्टॉल्ड क्षमता बढ़कर 57,443 मेगावाट हो गई है। तो वहीं वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान इन परियोजनाओं से 106 अरब यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने आरओ एनुअल रिपोर्ट ऑन माइन क्लोजर का विमोचन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, जर्मनी के राजदूत डॉक्टर फिलिप एक्करमैन और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों और केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वैज्ञानिक खदान बंद करने की दिशा में कोयला मंत्रालय की प्रगतिशील नीतियों की सराहना की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया है कि रेलवे मिशन मोड में भर्ती अभियान चला रहा है। जून 2026 तक 5.56 लाख से अधिक रिक्तियों पर नियुक्तियां पूरी हो चुकी हैं और 1.61 लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से एक एकीकृत मिशन वात्सल्य पोर्टल विकसित किया है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद और लापता बच्चों की ट्रैकिंग, देखभाल तथा पुनर्वास प्रक्रिया को डिजिटल रूप से जोड़ना और मजबूत करना है। मिशन वात्सल्य पोर्टल को गृह मंत्रालय के CCTNS से भी जोड़ा गया है और जिससे लापता बच्चों का पता लगाने और उनकी पहचान में मदद मिलेगी। ग्रीन लाइन मोबिलिटी सॉल्यूशंस ने डाबर इंडिया के साथ साझेदारी की है और इसके तहत डाबर की सप्लाई चेन LNG से चलने वाले ट्रकों की तैनाती की जाएगी, जिससे सड़क परिवहन अधिक पर्यावरण अनुकूल बनेगा और कार्बन उत्सर्जन कम होगा। दोनों कंपनियों का कहना है कि यह पहल कम उत्सर्जन वाले लॉजिस्टिक्स और टिकाऊ सप्लाई चेन को बढ़ावा देगी। ग्रीन लाइन के पास 1000 से अधिक LNG और इलेक्ट्रिक हैवी ट्रक हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में माल परिवहन सेवाएं देते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सैफरान एयरक्राफ्ट इंजन्स की लीप इंजन के लिए सुपर अलॉय टरबाइन रिंग फोर्जिंग के उत्पादन और आपूर्ति का समझौता किया है। इस समझौते के तहत ये पुर्जे भारत में बनेंगे, जिसमें मेक इन इंडिया अभियान और वैश्विक एरोस्पेस सप्लाई चेन में भारत की भूमिका को मजबूती मिलेगी। एप्पल का आईफोन 17 इस साल में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बन गया है। नई रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन 17 साल 2026 की पहली तिमाही यानी कि जनवरी से मार्च के बीच दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बन गया। एयर इंडिया में करीब 25% की हिस्सेदारी रखने वाली सिंगापुर एयरलाइंस ने कहा है कि टाटा ग्रुप एयरलाइंस के बदलाव में मजबूत प्रगति देखने को मिली है। भारत के 6G इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाला उद्योग और शिक्षा जगत का मंच भारत 6G अलायंस 15 जुलाई तक 90 सदस्यों तक पहुंच गया है और इसमें दूरसंचार सेवा प्रदाता, उपकरण निर्माता, स्टार्टअप, अनुसंधान संस्थान और शैक्षणिक संगठन शामिल हैं। केंद्र सरकार ने बताया है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत देश में मत्स्य पालन और जल कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है और तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वार्षिक आधार पर निधि उपलब्ध कराई जा रही है। और इस योजना के प्रभाव से 2019-20 के 141.64 लाख टन के मुकाबले 2024-25 में मछली उत्पादन 197.75 लाख टन और मत्स्य निर्यात 40,666 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 73,890 करोड़ रुपए हो गया।
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग तंत्र के तहत 11 कपास उत्पादक राज्यों को जैव विविधता संरक्षण और सतत उपयोग के लिए 6.67 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये धनराशि जैव विविधता संरक्षण, पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण, जैव विविधता प्रबंधन, समितियों की क्षमता बढ़ाने और आजीविका संवर्धन जैसे कार्यों पर खर्च की जाएगी। एनबीए के अनुसार इस वितरण के साथ ही एबीएस तंत्र के तहत जारी कुल निधि यहां पर 152.24 करोड़ रुपए हो गई है। भारत नेपाल के बीच व्यापारिक संबंध तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में कोलकाता पोर्ट से भारत के जोगबनी इंडियन कस्टम यार्ड के जरिए कैनोला के दाने का पहला शिपमेंट नेपाल के विराटनगर में मौजूद कस्टम यार्ड पहुंच गया है। अमेरिका ने लगातार 12वीं रात ईरान के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार रामशीर, अहवाज और बुशर प्रांत को निशाना बनाया गया, जबकि इससे पहले भी कई इलाकों और द्वीपों पर हमले हुए थे। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिका के सहयोगी देशों की ओर ड्रोन और मिसाइल दागी हैं। कुवैत की सेना ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने कई दुश्मन ड्रोन मार गिराए हैं और जिसके कारण विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी गई। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में तेल टैंकरों पर हुए हमलों की जिम्मेदारी ली है। हमलों में एक तेल टैंकर में आग लग गई, जिसकी पुष्टि ब्रिटिश की समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने की है। अंतर्राष्ट्रीय चैंबर ऑफ शिपिंग के अनुसार हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी की घोषणा के बाद क्षेत्र के गुजरने वाले जहाजों को चेतावनी संदेश भेजे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि यदि ईरान के किसी भी बुनियादी ढांचे पर हमला हुआ तो उसका उसी तरह और कड़ा जवाब दिया जाएगा। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यदि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में किसी जहाज पर मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या किसी अन्य हथियार से हमला किया तो अमेरिका जवाब में ईरान के एक पुल या बिजली घर को नष्ट कर देगा। अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ शांतिपूर्ण नागरिक परमाणु सहयोग समझौते की घोषणा की है। समझौते के तहत सऊदी अरब में नागरिक परमाणु कार्यक्रम विकसित किया जाएगा। ये समझौता कई दशकों तक चलने वाली अरबों डॉलर की साझेदारी की कानूनी नींव रखेगा और इससे आर्थिक और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने तथा परमाणु प्रसार रोकने के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। ब्रेंट क्रूड का भाव बढ़कर $94 प्रति बैरल पर बंद हुआ है, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट $87 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका के 25% नए टैरिफ के जवाब में देश प्रभावित उत्पादों के लिए नए बाजार तलाशेगा। अमेरिका द्वारा अधिकांश कनाडाई निर्यातों पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी के बाद कनाडा ने गॉर्डी होवे अंतर्राष्ट्रीय पुल के संयुक्त उद्घाटन समारोह से अलग होने का फैसला किया है। डेट्रॉइट नदी पर बना गॉर्डी होवे अंतर्राष्ट्रीय पुल कनाडा के विंडसर और अमेरिका के डेट्रॉइट शहर को जोड़ता है। करीब $6.4 अरब की लागत से बने इस पुल का निर्माण कनाडा ने कराया था। दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में ग्रेनोड इलाके में जंगल की आग फैलने से कई क्षेत्रों में घना धुआं छाया और कई सप्ताह की लू और सूखे के बाद गर्म और शुष्क मौसम के बीच दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। और मैक्सिको के ओक्साका राज्य में पत्रकार फ्रांसिस्को लेवा मृत पाए गए। जून के बाद देश में किसी पत्रकार की हत्या का ये कम से कम चौथा मामला है। अधिकारियों की हत्या की जांच शुरू की है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े मामलों के विशेष अभियोजक कार्यालय से सहयोग मांगा है। राष्ट्रमंडल खेलों के 23वें संस्करण की शुरुआत आज से हो गई है और अगले 11 दिनों तक 74 देशों के करीब 3000 एथलीट अपनी प्रतिभा का दमखम दिखाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन समारोह आज 10:30 बजे से ग्लासगो के दी हाइड्रो में होगा और इस संस्करण में 74 देशों के करीब 3000 एथलीट 10 खेलों में हिस्सा लेंगे। भारत राष्ट्रमंडल खेलों में 19वीं बार हिस्सा लेने जा रहा है और जिसमें उसके 126 एथलीट्स खेल मेडल के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे।
भारतीय दल में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, वेट लिफ्टर मीराबाई चानू और तेज तर्रार मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन जैसी अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज का पहला मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 पर शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। सीरीज का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को खेला जाएगा। बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव ने शीर्ष इंग्लिश काउंटी टीम यॉर्कशायर के लिए मौजूदा सत्र में 8 मैच खेलने का करार किया है। यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के मुताबिक 31 साल के कुलदीप मेट्रो बैंक वनडे कप के 5 और फिर सितंबर में रोसे काउंटी चैंपियनशिप के 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। चाइना ओपन में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल में आज आयुष शेट्टी का सामना आयरलैंड के नहाट अनगुएन से होगा। चाइना ओपन में इससे पहले आयुष शेट्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए दुनिया के 11वें नंबर के खिलाड़ी अलवी फरहान को हराया। चाइना ओपन में भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन प्री क्वार्टर फाइनल में कनाडा के 8वीं वरीयता प्राप्त विक्टर लाई का सामना करेंगे। भारत के लक्ष्य सेन ने चाइना ओपन में इससे पहले जापान के खिलाड़ी यूशी तनाका को कड़े मुकाबले में हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई और 22 वर्षीय विंगर गर्नाचो बर्मिंघम पहुंचकर मेडिकल टेस्ट भी पूरा कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गर्नाचो 4 साल के अनुबंध पर क्लब से जुड़ सकते हैं। स्टैमफोर्ड ब्रिज से गर्नाचो की विदाई ऐसे समय में हो रही है कि जब चेल्सी ने एस्टन विला से मॉर्गन रॉजर्स को क्लब रिकॉर्ड 11.7 करोड़ पाउंड की फीस में साइन किया है। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार एस्टन विला ने अर्जेंटीना के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और चेल्सी के विंगर अलेक्जांद्रो गर्नाचो के साथ एक सीजन के लिए अनुबंध पर साइन करने के लिए सहमति बना ली है। और इसी के साथ ही हमारा ये एक्सप्रेस 100 यहीं पर ही खत्म होता है। मुझे अनुमति दें। नमस्कार।